Hello everyone. Today we'll be discussing accounting for holding companies part 5. In this particular video we'll be discussing the most important concept, that is pre and post acquisition of profits and reserves. Now what is pre acquisition and post acquisition? Pre acquisition means whenever a holding company taking over subsidiary company, so whatever profits earned by the subsidiary company before acquisition is known as pre acquisition. And post acquisition means when the company has been taken over by holding company, जब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया, उसके बाद जितना भी प्रॉफिट या रिजर्व्स उसने ऐड किए, so that would be a part of post acquisition profits. So pre and post acquisition is this only, but this concept is nicely given in this paragraph. You can easily check that they have given you pre acquisition and post acquisition profits and reserves. Here I would like to discuss two concepts. Like I told you, pre-acquisition means whatever profit earned by the subsidiary company before getting it under a holding company. तो अगर होल्डिंग कंपनी से पहले पहले मतलब होल्डिंग कंपनी के टेक ओवर करने से पहले पहले जितना भी सब्सिडरी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, उस सारे प्रॉफिट को हम बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट्स. हम उसको ट्रीट करते हैं कैपिटल प्रॉफिट्स. और जब पोस्ट एक्विजिशन मतलब होल्डिंग कंपनी के अंडर आने के बाद, दैट प्रॉफिट इज जनरली नोन एज रेवेन्यू प्रॉफिट्स. So they both have different treatments. Like in if it is pre-acquisition reserves or profit, it will help you in calculating the amount of goodwill or capital reserve. And if there is post-acquisition, मान लीजिए मैं होल्डिंग कंपनी हूँ, मैंने किसी सब्सिडरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया, तो जब वो मेरे अंडर आ गई है, उसका जो भी प्रॉफिट होगा, so that is my normal profit and loss account. So that would be normal and profit and loss में वो बैलेंस ऐड हो जाएगा. The most important part in this I would like to tell you is, अब आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था पार्टली ओन, जिसके अंदर माइनॉरिटी इंटरेस्ट आता था. सो इन दिस केस ऑल्सो द पॉइंट वुड बी सेम ओनली. माइनॉरिटी इंटरेस्ट वुड बी देयर इन प्री एक्विजिशन एज वेल एज इन पोस्ट एक्विजिशन. इट मीन्स माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो होंगे उनको उनका शेयर प्री एक्विजिशन में भी होगा और पोस्ट एक्विजिशन में भी होगा. अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. एंड इसके लिए आपको पहले के सारे कॉन्सेप्ट जितने हमने किए हुए 4 वीडियोज में वो आपको आने चाहिए. तो लेट अस डिस्कस विद दिस विद द हेल्प ऑफ a question. See, this is the question. इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा फ्लॉ था, एक मिसप्रिंट था. आई हैव रिटन इट अंडर दिस क्वेश्चन ओनली. लाइक यू कैन सी दैट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन गिवन फॉर होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी. शेयर कैपिटल दोनों का दिया हुआ है, जनरल रिजर्व देखिए दोनों के दिए हुए हैं, सरप्लस दोनों का दिया हुआ है, ट्रेड पेबल्स, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट देखिए लिखा हुआ है. 7500 शेयर्स खरीदे हैं इस लिमिटेड के, जबकि आपको दिख रहा है इसका टोटल शेयर कैपिटल कितना है 10 लाख और 100 रुपए का एक शेयर हो गया, तो इट मीन 10,000 शेयर हो गए. तो 10,000 में से 7500 शेयर हमने खरीदे हैं, तो इसका मतलब 7500 अपॉन 10,000, 75% शेयर होल्डिंग कंपनी के पास है, तो रिमेनिंग 25% किसके पास हो गया? माइनॉरिटी के पास. इट मीन 3/4 होल्डिंग कंपनी के पास हो गया और 1/4 किसके पास है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास. So same question is given to you. Unamortized expenses भी दिए हुए 25,000 के. The shares of S Limited were acquired by H Limited on 1st April 2015, on which date of the general reserve and P&L statement balance were given to you 2,20,000 and 20,000. अब ये क्वेश्चन और एक जो हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ. ये बैलेंस शीट हमें गिवन है 31 मार्च 2016 को, और हमने एस लिमिटेड के शेयर्स कब खरीद लिए? 1 अप्रैल 2015 को ही खरीद लिए, फर्स्ट डे ही खरीद लिए. तो मतलब पूरे साल जितने सब्सिडी कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी वो हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट्स का ही पार्ट होगा. और इससे पहले पहले का जैसे ये जो प्रॉफिट दे रखे हैं प्रॉफिट एंड रिजर्व, ये हमारा कौन से प्रॉफिट का पार्ट होगा? कैपिटल प्रॉफिट का, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2015. तो आज तक 1 अप्रैल 2015 तक सब्सिडी कंपनी के कितने प्रॉफिट्स और रिजर्व थे? ये वाले. तो ये कैपिटल प्रॉफिट्स के लिए काम आते हैं बेसिकली. और वो कह रहे हैं कि अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस वर रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2016. यू रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. अब इस क्वेश्चन में व्हेन आई वाज चेकिंग दिस क्वेश्चन देयर वाज वन मिसप्रिंट आई फाउंड. अब यहाँ पर ना इन्होंने अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस 25,000 के दिए हुए हैं, तो इसमें एक मिसप्रिंट है कि इसके अंदर भी आप 1 अप्रैल 2015 को भी अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस 25,000, मतलब स्टार्टिंग में भी 25,000 थे और एंड में भी 25,000 थे. तो इसका ट्रीटमेंट है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कैसे ट्रीटमेंट होगा. बट इसके अंदर ये मिसप्रिंट था, इसलिए मैं आई हैव हाईलाइटेड इट हेयर.
दैट ओपनिंग अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस भी 25,000 है और इस साल की भी 25,000 थे। तो सी जो मैंने आपको अभी बात बताई, द शेयर कैपिटल 10 लाख का था एस लिमिटेड का, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर 10,000 हो गए। होल्डिंग कंपनी ने 7500 एक्वायर किए हैं तो 75% एक्वायर कर लिया। तो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ, 7500 अपॉन 10,000, 3/4 शेयर किसके पास है, होल्डिंग कंपनी के पास, तो 1/4 किसके पास होंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी वर डिस्कसिंग, कैपिटल प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू प्रॉफिट्स। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कैपिटल प्रॉफिट जो होते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स होते हैं, और वो हमें किस में हेल्प करते हैं, दे हेल्प अस टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल और द वैल्यू ऑफ कैपिटल ऑफ कुछ भी, क्योंकि बिजनेस खरीदा है आपने दूसरी कंपनी का। तो लेट्स सी इसकी कैलकुलेशन देखिए जरा। कैपिटल प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, जनरल रिजर्व देखिए कितना दिया हुआ है सब्सिडरी कंपनी का, 2,20,000, तो 2,20,000। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में बैलेंस कितने, 20,000 का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आ गया, तो टोटल कितना आ गया, 2,40,000। और इन्होंने बोला जब आपने कंपनी एक्वायर करी उस टाइम पर अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस कितने थे, 25,000 के, तो वो मैंने माइनस कर दिए। तो इसका मतलब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स और कैपिटल प्रॉफिट्स कितने आ गए, 2,15,000। तो ये हमें क्लियर हो गया कि कंपनी जिस दिन मैंने खरीदी सब्सिडरी कंपनी उस दिन हाउ मच प्रॉफिट आई एम अर्निंग 2,15,000। नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज रेवेन्यू प्रॉफिट्स। अब एक चीज और आप देखिए, ये जो भी बैलेंस आपको दिया हुआ है, ये 2,80,000, 90,000, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016 तक की बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट का मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। अब ये ओपनिंग बैलेंस था सब्सिडरी कंपनी का, सॉरी ये ओपनिंग बैलेंस था, और ये क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं। तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि बैलेंस शीट 2015 तक रिजर्व्स इतने शो कर रही थी सब्सिडरी कंपनी के, 2016 में 2,80,000 शो कर रही है। तो इसका मतलब इस साल इन्होंने ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट अर्न किया है, रिजर्व अर्न किया है, 60,000 का रिजर्व अर्न किया है, क्योंकि ओपनिंग तो 220 था ही था, एंड में आते आते 280 हो गई, तो 60,000 इंक्रीज हुआ है। सिमिलरली प्रॉफिट्स में आप चेक कीजिए 20,000 से 90,000। तो इसका ट्रीटमेंट मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, क्योंकि कुछ लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि नीचे एक पॉइंट आएगा जहां मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूँ। ये देखिए, चलो अभी नॉर्मल लिखते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी के केस में रेवेन्यू और कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं। क्लोजिंग जनरली तब हमें 2,80,000 दिया हुआ था बैलेंस शीट में, पीएनएल 90,000 दिया हुआ था। अब इन्होंने चाहिए लाइन लिख दी हो, अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस वर नॉट रिटर्न ऑफ, लेकिन है तो हमारा लॉस ही ना सब्सिडरी कंपनी का, तो 25,000 का ये क्लोजिंग लॉस था, तो ये वाला भी माइनस कर दिया। तो इसका मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट्स मतलब पूरे आज 31 मार्च 2016 तक सब्सिडरी कंपनी हमें कितना प्रॉफिट दे रही है, 3,45,000। अब मैंने आपको बताया था कि आज तक का शो करती है, तो ओपनिंग में हमारा प्रॉफिट कितना शो कर रही थी सब्सिडरी, 2,15,000, और एंड तक आते आते कितना प्रॉफिट शो कर रही है, 3,45,000। तो इसने करा क्या, ये जो टोटल प्रॉफिट में 345 का दिखा रही है, इसके अंदर ये 2,15,000 इंक्लूड होगा, क्योंकि बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016 आज तक का, तो रिजर्व्स 2015 के स्टार्टिंग में कितने के थे, 220 के, और 20,000 ये वाले जो थे ये दे रखे थे हमें। तो हमें इंक्रीमेंट नेट इंक्रीमेंट 60,000 वगैरह का हुआ था, तो उसका नेट इफेक्ट कितना आया हमारे पास, 1,30,000। आप देख सकते हैं 3,45,000 में से इन्होंने 2,15,000 माइनस कर दिया प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, तो ऑन एन एवरेज रेवेन्यू प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हैं हम, 1,30,000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, बट आई एक्सप्लेन इट अगेन। ये तो सिंपल था कि ओपनिंग वैल्यूज निकाली, वहां से हमें कैपिटल प्रॉफिट मिल गया, लेकिन मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ कि ये जो क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 280 का जनरल रिजर्व में, और ओपनिंग 220 दे रखा था, सिमिलरली प्रॉफिट्स के साथ भी यही केस है। तो हम यही एज्यूम करते हैं कि बैलेंस शीट हमें 31 मार्च 2015 तक रिजर्व में प्रॉफिट रिजर्व दिखा रही थी 220 का, और अब कितना दिखा रही है, 280 का। तो बैलेंस शीट जब हमें एंड डेट तक है तो आज तक का दिखाती है, तो इसका मतलब ऑन एन एवरेज अगर आप एज्यूम करें तो जनरल रिजर्व कितने से बढ़ा होगा, 60,000 से। ओपनिंग में 220 दिया हुआ है तो क्लोजिंग में कितना दिया हुआ है, 280, तो 60,000 से बढ़ा होगा। लेकिन हमें इंडिविजुअल करके दिखाने की जरूरत नहीं है, पहले हम नॉर्मल सबको ऐड करेंगे और लास्ट में टोटल ये हम क्या करेंगे, कैपिटल प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स को हम माइनस कर देंगे, तो हमें हमारे रेवेन्यू प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। अब सबसे सिंपल पार्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप देखिए, मैंने उनके 7,500 शेयर्स खरीदने के लिए 9,50,000 अमाउंट पे किया है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ कई बार, और 10 लाख
का और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए है। अगर मैंने 7500 शेयर एक्वायर किए हैं तो हिसाब से वैल्यू कितनी बनती है 7500 इंटू 100, सॉरी इंटू 100, तो 7,50,000 बनता है। लेकिन मैंने पे कितना किया है 9,50,000, तो मैंने एक्स्ट्रा पे किया हुआ है। तो आप ये चीज चेक कीजिए इन्होंने वर्किंग कैसे करा हुआ है। अमाउंट पेड फॉर थ्री फोर्थ मतलब 7500 शेयर्स के लिए मैंने कितना अमाउंट पे किया है 9,50,000, जबकि इसकी वैल्यू बनती कितनी थी, पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ एस लिमिटेड 10 लाख टोटल थी, उसका थ्री फोर्थ मैंने लिया है तो 7,50,000 बनती थी। मैंने आपको बताया भी 7500 इंटू 100 एक ही बात है। प्लस ये हम जब बिजनेस एक्वायर करते हैं तब निकालते हैं कॉस्ट या गुडविल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या गुडविल। तो हमारा जब मैंने बिजनेस एक्वायर किया था तो मुझे कैपिटल प्रॉफिट्स कितना आया था इस बिजनेस को, 2,15,000, लेकिन ये टोटल प्रॉफिट था। मैंने तो थ्री फोर्थ करा है तो मुझे थ्री फोर्थ ही प्रॉफिट मिलेगा। तो थ्री फोर्थ मेरा कितना बनता है 161,250। तो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ 9,50,000 मैंने पे किए, जबकि उसकी प्रॉफिट्स मतलब ये कैपिटल प्रॉफिट मतलब इसमें रिजर्व और प्रॉफिट दोनों आ गए। तो मेरे को कितना मिला टोटल मिला के 9,11,250। तो मैंने एक्स्ट्रा पैसे कितने पे किए हैं 38,750। और आपको पता है जब भी आप एक्स्ट्रा पे करते हो वो किसका पार्ट बन जाता है गुडविल का। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, वी हैव डिस्कस्ड दिस अर्लियर ऑल्सो कि पार्टली ओन का केस हो गया। माइनॉरिटी क्योंकि थ्री फोर्थ अगर इनका तो माइनॉरिटी पहले भी थे और माइनॉरिटी अभी भी होंगे। तो ये माइनॉरिटी के लिए ना आपको दो मेथड दे रखे होते हैं कैलकुलेट करने का। ये थोड़ा सा मेथड ना डिफिकल्ट रहता है, आप ऑल्टरनेटिव मेथड ये यूज कर सकते हो, इससे मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया। सिंपल सा पॉइंट है, इसको बिल्कुल हमने ऊपर से चेक करना है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का क्या शेयर होगा 10 लाख रुपीज था, थ्री फोर्थ इनके पास है शेयर कैपिटल का, तो वन फोर्थ इनके पास आ गया। कैपिटल प्रॉफिट्स 215 के थे जब कंपनी एक्वायर करी थी, तो थ्री फोर्थ होल्डिंग कंपनी ने रख लिए थे, तो वन फोर्थ इनके पास आ गया। सिमिलरली रिवेन्यू प्रॉफिट्स हमारे कितने आए रेवेन्यू प्रॉफिट्स 1,30,000, तो 1,30,000 में से वन फोर्थ पोर्शन इनका हो गया। तो टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो गया 3,36,250। कुछ लोग ये कहते हैं कि रेवेन्यू प्रॉफिट का यहाँ पर कहीं यूज नहीं करा गुडविल वगैरह में। मैंने आपको भी बताया गुडविल हम जब एक्वायर करते हैं तब का है, रेवेन्यू प्रॉफिट हमारे को ईयर एंड में मिला है। तो जैसे ये 1,30,000 आप कहते हो, 1,30,000 का वन फोर्थ तो इन्होंने ले लिया, जो थ्री फोर्थ होगा वो हमारी बैलेंस शीट में आएगा क्योंकि वो होल्डिंग कंपनी बैलेंस शीट बना रही होगी। मैं आपको भी शो भी कर देता हूँ। आई थिंक टिल हियर द पॉइंट इज क्लियर। तो लेट अस ट्राई एंड ड्रॉ दिस बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पता ही है नॉर्मल। लेट अस कम टू नोट्स टू अकाउंट्स। ये देखिए, ये तो आपको पता ही है, फर्स्ट पॉइंट डाल के इशूड सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, होल्डिंग कंपनी के कितने शेयर होते हैं 25,000 इंटू 100 तो 25 लाख। तो ये 25 लाख आपका आ गया यहाँ पे 25 लाख। मेन पॉइंट आ गया रिजर्व्स का जो मैं अभी आपको बता रहा था। आप ऊपर क्वेश्चन में एक बार चेक कीजिए, 25 लाख इसका ये रहा। रिजर्व्स कितने होल्डिंग कंपनी के 5,50,000 के, क्योंकि इनके तो खत्म हो चुके हैं कि उनकी तो हम कैपिटल प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट कर चुके हैं। बचे किसके हैं, इसके बचे हैं। तो लेट्स सी रिजर्व्स का नोट्स टू अकाउंट आप चेक कीजिए। जनरल रिजर्व होल्डिंग कंपनी कितना है 550। प्रॉफिट एंड लॉस कितना अभी आपने देखा 2 लाख लिखा हुआ था वहीं पे। अब जो मैं आपको पोर्शन बता रहा था कि 130 का वन फोर्थ रेवेन्यू प्रॉफिट का वन फोर्थ उन्होंने ले लिया था माइनॉरिटी इंटरेस्ट ने, तो थ्री फोर्थ किसका प्रॉफिट था वो होल्डिंग कंपनी का, तो 130 का थ्री फोर्थ यहाँ आएगा। वो कैपिटल प्रॉफिट कैलकुलेट करने में हेल्प नहीं करेगा, सिर्फ रेवेन्यू प्रॉफिट। तो थ्री फोर्थ निकाला इसमें ऐड किया तो टोटल वैल्यू हो गई 8,47,500। तो ये आपने यहाँ पर लिख दी 8,47,500, तो टोटल शेयर होल्डर फंड आ गया। फिर हमें पता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपने ये कैलकुलेट किया हुआ है 3,36,250। बाकी आपको सारी कैलकुलेशंस पता ही होती हैं, आप नोट्स अकाउंट में चेक भी कर सकते हैं। ट्रेड पेबल हम दोनों को ऐड कर देते हैं, तो दोनों को ऐड करके हमने ऊपर लिख दिया। टेंजिबल एसेट्स दोनों को ऐड कर देते हैं, हमने ऐड करके लिख दिया। और आपने यहाँ पर चेक करा था आपका क्या आ रहा था, गुडविल आ रहा था। तो गुडविल की वैल्यू आपने 38,750, तो ये वाली वैल्यू भी आपकी यहाँ पर गुडविल में देखिए शो हो रही है इंटेंजिबल एसेट्स में 750। और करंट एसेट भी आपको पता है दोनों के हम प्लस करते हैं और ऐड कर देते हैं। तो जो मेन पॉइंट था वो मेन पॉइंट हमारा ये वाला था, रेवेन्यू प्रॉफिट्स का वन फोर्थ यहाँ आ रहा है, थ्री फोर्थ होल्डिंग कंपनी में जाएगा। और सबसे मेन पॉइंट था ये वाला जहां आप रेवेन्यू प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे टोटल प्रॉफिट्स आए, टोटल मतलब आज तक के, जिसमें से मैं कहता हूँ 2,15,000 तो पिछली बार का था, तो वो मैंने माइनस कर दिया। तो इस साल आपको सब्सिडरी कंपनी ने कितना अमाउंट कमा के दिया है 1,30,000, जिसमें से थ्री फोर्थ पार्ट हमारा है और वन फोर्थ पार्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट का है। अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट,
and you can expect a 15 marks question directly from this particular, like this kind of question can come in your examination. I hope the concept is quite clear. अभी मैंने आपको क्या बताया इस क्वेश्चन के अंदर कि ये जो एक्विजिशन हो रही है ये फर्स्ट डे पर हो रही है, तो यहाँ पर मंथ्स का कोई प्रॉब्लम नहीं आया कि 9 मंथ्स का प्री होगा और पोस्ट होगा। अभी जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वहां पर मंथ्स होगा, मतलब साल के बीच में किसी दिन एक्विजिशन हो रहा होगा, तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाती हैं। आई होप टिल नाउ द पॉइंट इज क्लियर कि हाउ वी हैव टू डू द कैलकुलेशन ऑफ इट। नाउ लेट मी मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पर आपको इन्होंने हेडिंग में भी लिखा हुआ है, बट मैं इसको डिटेल में रीड नहीं करूंगा, मैंने आपको इसका मतलब बता दिया। शेयर्स ऑफ सब्सिडरी एक्वायर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर। तो लाइक 31 मार्च को अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है और हमने एक्विजिशन करी है 1 जुलाई तक का, तो 3 मंथ्स का जो हमारा होगा अप्रैल मई जून, वो कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट होगा, और अगर जो 9 महीने बच गए वो हमारा रिवेन्यू प्रॉफिट का पार्ट होगा। तो हम उसकी रेशियो, जैसे इन्होंने रेशियो बना दिया, जैसे इन्होंने बोला है कि 31 मार्च को ईयर कंप्लीट होता है, 1 जुलाई को एक्विजिशन हुआ है, तो 1 जुलाई से पहले 3 महीने हो गए, एक्विजिशन के बाद के 9 महीने हो गए। So let us discuss this question again, an important question. From the balances given below, same balances are given to you. You can check out 31st March 2016. Same values are given to you: share capital, general reserve, surplus, trade payables, fixed assets, plant and machinery, office equipment. अब यहाँ पर आप देखिए 45,000 शेयर्स एक्वायर किए हैं, और टोटल शेयर्स आप पहले चेक कर लीजिए कितने थे। 15 लाख शेयर्स थे और 20 रुपए का एक शेयर, तो 15 लाख अपॉन 20, तो ये साढ़े आपके 75,000 शेयर होंगे, 75,000, और आपने कितने एक्वायर कर लिए 45,000, तो रेशियो आप निकाल सकते हो या परसेंटेज, वो नीचे इन्होंने निकाल रखी होगी। सेम यहाँ देखिए इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, और यहाँ पर भी अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस लिखा हुआ है। सॉरी, अब यहाँ पर आप चेक कीजिए, इन्होंने ये लिखा हुआ है सेम, द शेयर्स ऑफ करूपा लिमिटेड वर एक्वायर्ड बाय स्वरूपा लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 2015। तो ये भी सेम ही केस हो गया कि 3 महीने बाद हम एक्विजिशन कर रहे हैं, तो अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून का जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल प्रॉफिट्स का पार्ट बन जाएगा, और बाकी जो 9 महीने का होगा वो रेवेन्यू प्रॉफिट्स का पार्ट बन जाएगा। और आपको साल के स्टार्टिंग में इन्होंने वैल्यूज दे रखी है 1 अप्रैल 2015 की, जनरल रिजर्व एंड पीएनएल अकाउंट। इसके अंदर अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस नहीं है, वो वाले जो वहां पर मिसिंग थे। नो पार्ट ऑफ अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस, मतलब यही वाले जो एक्सपेंसेस है ये हमने राइट ऑफ नहीं करे इस साल में, लेकिन हम प्रॉफिट्स के लिए तो उसको माइनस करेंगे। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा केस डिफरेंट हो जाता है पिछले वाले क्वेश्चन से, क्योंकि यहाँ पर डेट ऑफ एक्विजिशन है वो चेंज हो गई है, तो अभी इसमें थोड़ी कैलकुलेशंस आपको थोड़ा सा हो सकता है फोकस करना पड़ेगा। आप यहाँ देखिए, हम इसमें वर्किंग निकालना चाह रहे हैं, आप चेक कीजिए, अभी इसका जनरल रिजर्व और सरप्लस कितना दिया हुआ है, 2 लाख एंड 3 लाख ईयर एंड में। तो पहले इसने प्रॉफिट्स के लिए कैलकुलेट किया हुआ है, आप चेक कीजिए, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट 2 लाख, रिजर्व्स पहले आपके 240 के थे, और आप कितने के हो गए 3 लाख के, तो आपका रिजर्व कितने से इंक्रीज हो रहा है 60,000 से, तो इन्होंने प्लस 60,000 कर दिया। अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन हो रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व प्लस माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, बात एक ही है, 160 तब भी आएगा ये बच के। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसके अंदर अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस तो थे ही नहीं बिगिनिंग में, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि इस साल हमने नेट प्रॉफिट कितना अर्न किया। कैपिटल प्रॉफिट तो बाद में देखेंगे, कैपिटल प्रॉफिट तो आपको साफ दिख रहा है कि कैपिटल प्रॉफिट में 340 तो यही आ रहा है, क्योंकि अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस थे ही नहीं। लेकिन अब मैंने इसमें क्या करा, सीधा वही करा, 2 लाख प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, वो आपको कितना दे रखा है, लेट से मैं आपको करके भी बता देता हूँ, 3 लाख, तो 2 लाख प्लस 3 लाख 5 लाख हो गया, माइनस आप ये दोनों वैल्यूज माइनस कर दीजिए, 340, 5 लाख में से 340 गया तो 160 ही बचेगा, बात एक ही है। इन्होंने ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व करके दिखा दिया, पैसे निकाल लीजिए। तो इसका मतलब हमने इस पूरे साल में कितना प्रॉफिट अर्न किया है सब्सिडरी कंपनी से, 1,60,000, ये हो गया रेवेन्यू प्रॉफिट, और ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट है। लेकिन यहाँ पर डेट ऑफ एक्विजिशन जो है वो 1 जुलाई से है, तो ये जो 1,60,000 आपने अर्न किया है,
इसका जो 3 मंथ्स का जो प्रॉफिट होगा वो भी किसके अंदर ऐड होगा, कैपिटल प्रॉफिट्स के अंदर ऐड होगा। और जो बाकी 9 महीने का होगा वो कौन सा प्रॉफिट होगा, रेवेन्यू प्रॉफिट, क्योंकि वो एक्विजिशन के बाद हुआ है। तो सबसे पहले आप ये चीज चेक करिए। सबसे पहले इन्होंने इस प्रॉफिट को डिवाइड करा 3 मंथ्स और 9 मंथ्स में। तो 1,60,000 3/12 निकाला तो 40,000 एंड पोस्ट एक्विजिशन हमारा कितना आ गया 160 का 9/12 1,20,000। तो आप इसके अंदर एक चीज चेक करिए, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हमारा कितना है 120। अब स्वरूपा लिमिटेड में हमारे 1,20,000 था, इन्होंने परसेंटेज निकाल लिया। 45,000 शेयर हमने एक्वायर किए, मैंने भी आपको ऊपर बताया था 75,000 का हमारा टोटल शेयर कैपिटल था इस लिमिटेड का। तो 60% मैंने एक्वायर कर लिया। तो इसका सिंपल मतलब क्या होगा, 60% मैंने एक्वायर किया है तो 40% माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हो गया। तो 1,20,000 का 60% हमारा पैसा हो गया और 40% किसका होगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और अब अच्छा, अब आप मुझे बताइए कैपिटल प्रॉफिट्स कैसे निकालेंगे। अभी आपको बताया ये दोनों पार्ट आपका कैपिटल प्रॉफिट्स के हैं, ये दोनों, क्योंकि कंपनी स्टार्ट करने से पहले पहले आपने अर्न करी है। और मैंने आपको बताया आपने एक्विजिशन करी है 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को करें तो ये 3 महीने का जो प्रॉफिट होगा ये भी आपका किसका पार्ट होगा, कैपिटल प्रॉफिट्स का। तो सेम पॉइंट इन्होंने किया हुआ है। जनरल रिजर्व 240, पीएनएल 1 लाख जो ऊपर लिखा हुआ था, प्रॉफिट अर्न अप टू 30 जून, तो ये भी कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट हो गया। तो ये आ गया 3,80,000 माइनस अनअवॉर्डाइज एक्सपेंसेस जो आपको ऊपर लिखे हुए थे, जो लॉस था 10,500 का, वो हमने यहाँ पर माइनस कर दिया क्योंकि हमने ऊपर माइनस नहीं किया है। तो हमारा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना आ गया 3,69,500। ये टोटल कैपिटल प्रॉफिट हो गया। इसका 60% होल्डिंग कंपनी का पार्ट हो गया और 40% किसका पार्ट हो गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। तो सेम आप चेक कर सकते हैं, आपने इसके 60% शेयर लेने के लिए कितने रुपए पे करे हैं, 11 लाख रुपए। वही वही वाली कैलकुलेशन आ गई। आपने 11 लाख पे किए हैं और आपने 15 लाख के टोटल शेयर्स थे, तो उसका 60% अगर आपको बाय करना चाहिए था तो आपको कितने का बाय करना चाहिए था, 60% बाय तो 9 लाख रुपीज का। और आपका कैपिटल प्रॉफिट में कितना परसेंटेज का हिस्सा है, 60% का, तो इसका 60% निकाला तो ये वाली वैल्यू आ रही है। इन दोनों को प्लस किया तो हमारी टोटल वैल्यू आ गई है। तो इस केस में हमने पे किया 11 लाख, जबकि वैल्यू बनती है 11,21,700। तो इसमें 21,700 का हमारा क्या आ गया, कैपिटल रिजर्व। आई मीन ये नॉन ऑपरेशनल प्रॉफिट हो गया। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। सिमिलरली माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी अब आप बता दीजिए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या क्या वैल्यू मिलेगी। माइनॉरिटी इंटरेस्ट को एक तो जो 15 लाख का था 40% सीधा 6 लाख। आपने अभी इसमें पढ़ा था कैपिटल प्रॉफिट्स ये रहे 369,500 का, 60% इनका था। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट वालों का कितना हो गया, सीधा 40%। कैपिटल प्रॉफिट्स में भी आपने ऊपर दिख बताया भी था करके कि 120 आपका आया 9 मंथ्स का, 60% 72,000 इन्होंने ले लिया, तो 40% 12,000 1,20,000 का 40% कितना हो गया 48,000। तो इन सबको प्लस किया तो हमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी मिल गया। इसके अंदर जो बस एक डिफरेंस, 2 पॉइंट थे इसके अंदर मेन। एक तो ये डेट ऑफ एक्विजिशन चेंज हो गई, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस जो है हम यहाँ पर यहीं पर माइनस करते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट्स में ऊपर उन्होंने वहां पे भी माइनस करके दिखाया था, वहां माइनस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वहां 2 वैल्यू दी थी तो दोनों में हमने माइनस किया था। जनरली जब हम कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये खर्चा वो होगा जो आपने, जो एस लिमिटेड ने पहले से ही कर रखा होगा, तो वो हम कैपिटल प्रॉफिट्स का ही पार्ट मानते हैं। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ। मेन पॉइंट था ये वाला 3 मंथ्स एंड 9 मंथ्स वाला। जो 3 मंथ्स का प्रॉफिट होगा वो कैपिटल प्रॉफिट्स में ऐड हो जाएगा। बाकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पता ही है। चलो हम सीधा नोट्स तो अकाउंट्स में चलते हैं। शेयर कैपिटल 3 लाख इंटू 20 60 लाख। कैपिटल रिजर्व अभी आपने अर्न किया था, ये रहा 21,700, तो रिजर्व आपने पहले लिख दिए। फिर प्रॉफिट्स का आपको पता है, जनरल रिजर्व होल्डिंग कंपनी के आ गए। प्रॉफिट आपको पुरानी कंपनी के होल्डिंग कंपनी में 7 लाख के दे रखे थे, और रेवेन्यू प्रॉफिट 60% 1,20,000 का 72,000, तो इसमें हमने प्लस कर दिया, तो टोटल वैल्यू हमारी यही आ गई। माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वर्किंग नोट्स आप ऊपर से ही चेक कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू ये रही। So minority interest also you got this point. Trade payables I think you are very well aware कि दोनों को प्लस करके दोनों का लिख दिया। एसेट्स में भी आपको पता है दोनों को प्लस करके लिख दिया। ऑफिस इक्विपमेंट आ गया, इन्वेस्टमेंट आपको पता आती ही नहीं है, एंड इन्वेंट्रीज का बैलेंस भी प्लस कर दिया,
ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस भी प्लस कर दिया और कैश इक्विवेलेंट का भी बैलेंस प्लस कर दिया दोनों कंपनीज का। तो इससे हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन जाती है। बैलेंस शीट बनाना डिफिकल्ट नहीं है, मेन पॉइंट हमारे जो है ये कैलकुलेशन। मैं चाहता हूँ ये वाला मेथड आप ना फॉलो करें, इसलिए आई हैव हाईलाइटेड दिस येलो पोर्शन। You follow this method for calculating minority interest. It will help you in an easy way to calculate it. I hope the concept is clear, and if you still face any doubt, you are free to contact. Again, these two questions are very important because you will find that in holding company you will get a choice in holding company with a holding company only, along with banking का एक छोटा सा पार्ट दूसरे पार्ट में बनकर आता है और के, तो होल्डिंग कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वन क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो, like the question would be same, values would be different, and one question और जो दूसरा पार्ट आता है वो सिक्स्थ वीडियो में आपको मिलेगा। तो ये फिफ्थ और सिक्स वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 to 4 वीडियोस थी, दैट दोज वीडियोस उसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, बट दोज वीडियोस आर बेसिकली फॉर क्लियरिंग योर बेसिक्स ऑफ द होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। बट एक्चुअल में क्वेश्चन जो है ये यहीं से शुरू हुआ। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इफ यू फील देयर इज एनी डाउट और एनी इशू, you can ask me in the doubt class. Thank you. Thank you very much.